साल 2011 के एक दिन जापान के फुकुशिमा में रहने वाले लोगों के लिए पृथ्वी नर्क से बदतर बन गई। तारीख थी 11 मार्च 2011। दोपहर के 2:46 पर जापान के होन्शु आइलैंड पर स्थित तोहोको रीजन से 72 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 24 किलोमीटर की गहराई से एक भयानक अर्थक्वेक की शुरुआत हुई। इसकी इंटेंसिटी 9.1 थी और इसे द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक नाम दिया गया। ये अर्थक्वेक कितना डिजास्टरस था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये जापान की हिस्ट्री में आया सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था और वर्ल्ड हिस्ट्री का 4th सबसे पावरफुल अर्थक्वेक। करीब 6 मिनट्स तक चले इस भूकंप ने सुनामी को ट्रिगर कर दिया। इतनी भयानक सुनामी जिसमें लहरों की ऊंचाई 40.5 मीटर्स तक पहुंच गई थी और जो 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही थी। इस खौफनाक मंजर ने करीब 20,000 लोगों की जान ले ली, 6,200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए और 2500 से ज्यादा लोगों को उस दिन के बाद कभी देखा ही नहीं गया। साल 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस तबाही ने 2,28,863 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इनमें से कईयों को तो आज तक बसाया नहीं जा सका है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जापान के कोस्ट से 17,000 किलोमीटर दूर स्थित साउथ अमेरिका के चिले के कोस्ट से भी इस दौरान 2 मीटर ऊंची लहरें टकराई थी। ऐसी एक लहर होन्शु आइलैंड पर स्थित फुकुशिमा शहर से भी टकराई जिसने ट्रिगर किया फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर को, जिसे शेरनोबिल के बाद ह्यूमन हिस्ट्री का दूसरा सबसे खौफनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है। ये एक्सीडेंट उस जापान में हुआ जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड एआई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और आज की दुनिया में हमें अपने आसपास एक सडन एआई बूम देखने को भी मिल रहा है, जहां एआई अब इतने केपेबल हो चुके हैं कि वो ऑफिसेस एंड कंपनीज में एक्चुअल लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। बट अगर आप अपने काम में इररिप्लेसेबल बनना चाहते हैं ना और एआई वाले फ्यूचर में बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपको भी अब एआई का यूज एंड उसके जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना सीखना होगा, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड के रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से एआई और ऑटोमेशन से रिलेटेड इंडिया में 4.7 मिलियन नए जॉब्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हिच प्रूव्स कि इस सब्जेक्ट में बीटेक करना इज द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। पर किसी भी रैंडम कॉलेज से बीटेक लेकर एआई की मास्टरी एक्सपेक्ट करने का लॉजिक इज द सेम एज एक एनालॉग वॉच से अपने डेली फुटस्टेप्स को ट्रैक करने की एक्सपेक्टेशन रखना। अब इस डिमांड को फुलफिल करना है तो इसके अकॉर्डिंग न्यू स्किल्स भी तो सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कॉलेज जो आपको ऐसे ही एक एडवांस करिकुलम देता है व्हिच फोकसेस ऑन एआई विद प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी 4 साल की ग्लोबल बीटेक डिग्री इन सीएस एंड एआई, जिसमें आपको दूसरे कॉलेजेस की तरह थियरी सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बजाय फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पर फोकस कराया जाएगा और साथ साथ में रोबोटिक्स और एआई के वर्कशॉप्स भी मिलेंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके यही स्टूडेंट्स ऑलरेडी एआई पावर्ड ड्रोन और जेस्चर कंट्रोल व्हील चेयर्स जैसे एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। गूगल और अमेजॉन जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टेक लीडर्स यहाँ के स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यहाँ के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर और सिलिकॉन वैली जैसे देशों में जाने का मौका मिलता है। और मुझे ये जान के बहुत ही प्राउड फील होता है कि इनकी कॉलेज के एक स्टूडेंट उदिता रिसेंटली 100% स्कॉलरशिप के साथ सिलेक्ट हुई टू रिप्रेजेंट इंडिया एट विकीमीडिया हैकाथॉन इन यूरोप। ऐसे चेंजेस इन करिकुलम इंडिया के हर इंजीनियरिंग कॉलेज को तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन देखो बाकी कॉलेजेस ये स्टेप्स जरूर देर से ले, बट आप ये गलती मत करना। आप ये स्टेप अभी लो एंड यहाँ एडमिशन के लिए इनका ऑनलाइन एग्जाम एनसेट लिखो। दिस एग्जाम इज ऑन 1 जून एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 31 मई। तो दोस्तों जल्दी से इनकी वेबसाइट चेकआउट करो और रजिस्टर करो, क्योंकि इसके स्कोर्स के बेसिस पर आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। और अगर पहचान में कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करो। लिंक्स और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो मेक श्योर यू बैग दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेकिन आखिर ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे? तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 7 मार्च 2011 को, यानी कि एक्चुअल तबाही से 4 दिन पहले। इस दिन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जिसे टेप्को भी कहा जाता है, जापान की न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी को एक रिपोर्ट सबमिट करती है। इस रिपोर्ट में टेप्को ने संभावना जताई कि सुनामी आने वाली है और एक 10.2 मीटर्स हाइट तक की वेव फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट से टकरा सकती है। फुकुशिमा पावर प्लांट की सी वॉल महज 5.7 मीटर्स ऊंची थी और इससे ऊंची सुनामी वेव पावर प्लांट को पोटेंशियल डेंजर में डाल सकती थी। अब देखो ऐसा नहीं है कि टेप्को बिल्कुल लास्ट
मोमेंट के लिए बैठी थी। वो साल 2008 में ही इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके थे, पर उस समय उन्हें ये प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट एक्शन लाने लायक बड़ी नहीं लग रही थी। जापान की न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी ने भी इसे कुछ खासा सीरियसली नहीं लिया और बोला हाँ भाई देख लेंगे, तबाही इसी हफ्ते थोड़ी आने वाली है। पर अनफॉर्चुनेटली तबाही उसी हफ्ते आने वाली थी। 11 मार्च 2011 को जैसे ही फुकुशिमा में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, पावर प्लांट के तीनों रिएक्टर्स रिएक्टर 1, 2 एंड 3 ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। बाकी के 3 रिएक्टर्स रिएक्टर 4, 5 एंड 6 में मेंटेनेंस चल रही थी, जिसके चलते वो ऑलरेडी बंद पड़े हुए थे। अब ये झटका इतना जोरदार था ना कि फुकुशिमा पावर प्लांट के सारे कनेक्शंस जापानीज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से टूट जाते हैं। मतलब अब पावर प्लांट के पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयारी करी हुई थी। देखो, फुकुशिमा पावर प्लांट में अंडरग्राउंड बैकअप डीजल जनरेटर्स लगाए गए थे, जो मेन पावर सप्लाई कट ऑफ होते ही एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या थी? तो देखो, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन रुकने के बाद भी डीके हीट जनरेट होती रहती है, जो टेम्परेचर को हाई करती है। अब इस डीके हीट को कंट्रोल करने के लिए ना कूलिंग वाटर को लगातार रिएक्टर्स में सर्कुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए पावर सप्लाई की लगातार नीड होती है। अब अगर ऐसा ना होता तो रिएक्टर की कोर ओवरहीट हो जाती और यहाँ एक मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता था। अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ना पानी सिर्फ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये उसकी कोर में भी भरा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन के दौरान हीट किया जाता है और इससे ही स्टीम बनती है। अब डीके हीट के कारण रिएक्टर 1 के अंदर ये स्टीम बनती रही और एक लिमिट तक पहुंच गई, जहां रिएक्टर के अंदर इसका प्रेशर बहुत हाई हो चुका था। 2:52 पर रिएक्टर 1 का इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक गेट के रूप में इमेजिन कर सकते हो, जिससे एक कंट्रोल्ड मैनर में इसके अंदर बनने वाली स्टीम को बाहर छोड़ दिया जाता है। 3:03 पर रिएक्टर 1 के अंदर का टेम्परेचर और स्टीम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है। अभी तक रिएक्टर्स के अंदर सब कुछ कंट्रोल में था, पर फिर 3:27 पर सुनामी की पहली वेव फुकुशिमा पावर प्लांट की सी वॉल से टकरा जाती है। हालांकि देखो, ये वाली वेव 5.7 मीटर्स की हाइट से छोटी थी, जिस कारण से पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स राहत की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद तबाही टल चुकी है, पर वो इस बात से अनजान थे कि ये तो महज ट्रेलर था। असल तबाही तो अभी आनी बाकी थी। 3:03 तक रिएक्टर 1 के अंदर स्टीम की मात्रा डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इमरजेंसी कंडेंसर सिस्टम, जिसका काम स्टीम को ठंडा रखना था, वो फेल हो जाता है। पावर प्लांट वर्कर्स बुरी तरह डर जाते हैं, पर जब तक इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम वर्क कर रहा था, तब तक न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई बड़ा हादसा होने की चांसेस ना के बराबर थी। लेकिन यहाँ पर एक और बुरी खबर उनसे सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर थी। 3:35 पर एक विशालकाय सुनामी वेव, जिसकी हाइट 14 से लेकर 15 मीटर्स मानी जाती है, वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट की सी वॉल से टकरा जाती है और अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, पावर प्लांट को बैकअप पावर सप्लाई देने वाला डीजल जनरेटर को अंडरग्राउंड रखा गया था। सुनामी वेव के कारण पावर प्लांट में पानी भरने पर बेसमेंट में रखे ये डीजल जनरेटर्स काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही इनके डीजल फ्यूल टैंक्स भी बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अगले कुछ 11-12 मिनट्स में सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक एक करके पावर सप्लाई से कट ऑफ हो जाते हैं। अब फुकुशिमा पावर प्लांट पूरी तरह पावर सप्लाई से कट ऑफ हो चुका था और टेम्परेचर के लेवल्स बढ़ते जा रहे थे। अभी तक तबाही के आने की वार्निंग जापानीज गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी थी और फिक्स 4 बजे जापान की न्यूक्लियर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एजेंसी एक इमरजेंसी मीटिंग करके जापान के पूरे 55 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब यहाँ सुकून की बात ये थी ना कि अभी तक किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होने जैसी खबर नहीं आई थी, इंक्लूडिंग फुकुशिमा पावर प्लांट। अभी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर झांके तो कोर में भरा पानी डीके हीट के कारण स्टीम में बदल रहा था और क्योंकि पावर सप्लाई के कटने के कारण इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी बंद हो चुका था, तो स्टीम और टेम्परेचर के लेवल्स बहुत हाई होते जा रहे थे। शाम के करीब 6 बजे तक कोर में मौजूद इस पानी का लेवल बेहद कम हो जाता है और रिएक्टर में लगी फ्यूल रॉड्स, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स और मेनली जिरकोनियम एलॉयज की बनी हुई होती है, वो पानी के लेवल से ऊपर नजर आने लगती है। अब क्योंकि रिएक्टर में पानी की कमी भी होने लगी थी, तो रिएक्टर 1 का टेम्परेचर और भी तेजी से इंक्रीज होने लगता है।
शाम 6:18 पर पावर प्लांट के वर्कर्स रिएक्टर 1 के इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। 7:03 पर जापान के चीफ कैबिनेट ऑफिसर यूकियो एडानो सामने आते हैं और बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नाबोतो कान ने न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। हालांकि यहाँ पर लोगों के बीच पैनिक ना फैल जाए, इसलिए सरकार के द्वारा ये भी अनाउंस कर दिया गया था कि ये सब जस्ट प्रिकॉशन के लिए किया जा रहा है और कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। 7:30 तक रिएक्टर 1 में पानी इतना कम हो चुका था कि फ्यूल रॉड्स अब पूरी तरह नजर आ रही थी और इनसे निकलने वाली डीके हीट अब इन्हें ही डैमेज करने लगी थी। इन शॉर्ट, ये अब अपनी ही हीट से पिघलना शुरू कर चुके थे। पावर प्लांट के वर्कर्स अब समझ चुके थे कि रिएक्टर 1 में एक मैसिव एक्सप्लोजन होने वाला है, जिसे रोकना शायद अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब इसके अंदर की स्टीम भी कुछ हद तक रेडियो एक्टिव हो चुकी थी, जिसे बाहर छोड़ना डेंजरस हो सकता था। इसीलिए रात के करीब 9 बजे जापानीज गवर्नमेंट फुकुशिमा रिएक्टर 1 से 3 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले सभी लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है। साथ ही 10 किलोमीटर की रेडियस में रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही जरूरत पड़ी तो इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा जाता है। 12 मार्च की सुबह 2:44 तक रिएक्टर 3 की हालत भी काफी खराब होने लगी थी। सुबह 4:15 तक रिएक्टर 3 में वाटर लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है, जिससे यहाँ भी फ्यूल रॉड्स पिघलने लगती है और टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होने लग जाते हैं। सुबह 5:30 तक वो समय आ चुका था जब रिएक्टर 1 में किसी भी समय एक्सप्लोजन हो सकता था। अब यहाँ तक करो या मरो वाला टाइम आ चुका था। ऑफिशियल्स के पास यहाँ 2 ऑप्शंस थे। पहला कि थोड़ी बहुत स्टीम को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, हालांकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी था, लेकिन दूसरा ऑप्शन के नाम पर सिर्फ इंतजार था एक मैसिव एक्सप्लोजन के होने का, जिसके बाद ये स्टीम और रेडिएशन वैसे भी चारों तरफ फैल जाने वाली थी। अब यहाँ पर रिस्क ये भी था कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अचानक रिलीज से एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, जो रिएक्टर के बचे हुए पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग लगा सकती है। पर क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन था, इसलिए सभी रिस्क को लेते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और पावर प्लांट के वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसमें सक्सेसफुल रहते हैं। 5:50 पर पंप्स के थ्रू रिएक्टर 1 को पानी से भरना शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि इसे ठंडा किया जा सके। पर उन लोगों को तब ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि रिएक्टर 1 की पूरी फ्यूल रॉड्स पिघलकर बॉटम पर जमा हो चुकी है। 6:50 तक इस पिघले हुए न्यूक्लियर मटेरियल में मौजूद जिरकोनियम एलॉय वाटर वेपर से हाइड्रोजन को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं और रिएक्टर 1 में हाइड्रोजन गैस जमा होने लगती है। सुबह 10:58 तक रिएक्टर 2 भी करो और मरो वाली पोजीशन में पहुंच चुका था, जिसे निकालने के लिए ऑफिशियल्स एक बार फिर कुछ अमाउंट्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल वाली स्टीम को रिलीज करने का डिसीजन लेते हैं। दोपहर 3:30 तक गवर्नमेंट ने 3 किलोमीटर की रेडियस के साथ 10 किलोमीटर की रेडियस में रहने वाले लोगों को भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। इसके सिर्फ 6 मिनट्स बाद यानी कि 3:36 पर वही होता है जिसका सबको डर था। रिएक्टर 1 में हाइड्रोजन गैस का लेवल क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाता है, जिससे इसमें एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। अब इससे रिएक्टर की कोर को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, पर इसको सराउंड करने वाली कंक्रीट की वॉल्स कोलैप्स कर जाती है और इस हादसे में 5 वर्कर्स इंजर्ड हो जाते हैं। और भाई प्रॉब्लम भी यही थी कि कोर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना था, मतलब अभी इसमें और भी एक्सप्लोजन हो सकते थे। शाम को 7 बजे के करीब पावर प्लांट के वर्कर्स डायरेक्टली समुद्र से पानी को रिएक्टर 1 के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब वो किसी भी तरह सिर्फ रिएक्टर 1 की कोर को ठंडा करना चाहते हैं, फिर चाहे समुद्र के पानी में रेडिएशन क्यों ना फैल जाए, इसकी उन्हें कोई भी फिक्र नहीं थी। टेप्को वर्कर्स को ऑर्डर देती है कि वो अभी रिएक्टर 1 में सी वाटर को इंजेक्ट करना बंद करे, लेकिन फुकुशिमा पावर प्लांट के हेड मासो योशिदा उनका ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर देते हैं। रात 9:40 तक 10 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर के रेडियस तक के सारे लोगों को इवैक्यूएट करने का फैसला कर लिया जाता है। 13 मार्च के आधी रात में ही रिएक्टर 3 के सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं और उसमें वाटर लेवल तेजी से कम होने लगता है।
देखते ही देखते इसके फ्यूल रॉड्स भी मेल्ट होने लग जाती है। दोपहर 1 बजे के करीब रिएक्टर 1 और 3 दोनों से रेडियो एक्टिव स्टीम को छोड़ा जाता है और फिर उनमें वाटर और बोरिक एसिड का मिक्सचर भर दिया जाता है, जिससे वो ठंडे रहे और उनमें कोई और न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद तबाही को रोका नहीं जा सका और 14 मार्च 2011 को सुबह के 11:01 पर रिएक्टर 3 में भी एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में 11 वर्कर्स इंजर्ड होते हैं और रिएक्टर 2 की वाटर सप्लाई को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। रिएक्टर 2 जिसे एक बार रेडियो एक्टिव स्टीम छोड़ने के बाद स्टेबल माना जा रहा था, उसके लिए ये ट्रिगर पॉइंट साबित होता है और रिएक्टर 2 में भी बाकी के दोनों रिएक्टर्स की तरह तबाही का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 15 मार्च को रात के 8 बजे तक इसकी कोर पिघलकर बॉटम पर आ चुकी थी और ये भी अपने एक्सप्लोजन से काफी करीब था, पर फॉर्चुनेटली रिएक्टर 2 में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। पहले ऐसा माना गया कि रिएक्टर 2 में एक्सप्लोजन हुआ था, यही नहीं रिएक्टर 3 में एक्सप्लोजन के बाद रिएक्टर 4 में भी एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन बाद में जब इनकी जांच हुई तो ये पता चला कि रिएक्टर 2 में एक्सप्लोजन नहीं हुआ था और रिएक्टर 4 में भी सिर्फ आग लगी थी। पर इस सब के कारण इस एरिया के रेडिएशन लेवल खासा बढ़ गए थे, जिसके कारण फुकुशिमा के एक बड़े एरिया में लोगों के घुसने पर भी बैन लगा दिया गया था, जो आज के दिन तक कायम है। लेकिन एक बात जानते हो, इतने बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बावजूद भी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में फैले रेडिएशन के कारण महज एक इंसान की मौत हुई थी, जो करीब 4 साल बाद लंग कैंसर के कारण मरा था। और इस डैमेज कंट्रोल का पूरा क्रेडिट जाता है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे वर्कर्स को, जो अंतिम समय तक अपनी जान की परवाह किए बिना तबाही को रोकने के लिए कोशिश करते रहे। डूबती हुई टाइटैनिक पर सवार वो म्यूजिशियंस याद है? फुकुशिमा पावर प्लांट के वर्कर्स ने इस डिजास्टर के दौरान ठीक वही रोल निभाया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर की, जिसे अगर आप 90s के किड हो तो आपने भी न्यूज टेलीकास्ट में जरूर देखा होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप ऐसे ही और किस इंसिडेंट की कहानी सुनना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।